हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में 8th क्लास के एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे हम। तो फर्स्ट नंबर चैप्टर क्या है साइंस का? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ये है चैप्टर की हेडिंग हमारी। तो जो सबसे पहले हेडिंग है फसल, तो इस जो चैप्टर है इसमें हम फसल के बारे में पढ़ेंगे। फसल किसे कहते हैं, फसल कितने प्रकार की होती है, इसका जो वर्गीकरण किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है, और फसल प्राप्त करने के लिए किसान को क्या क्या करना पड़ता है, वो सब हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है फसल। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे तो हम घर में भी लगाते हैं, तो उसे फसल क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो या तो अलग अलग प्रकार के हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है, और वो थोड़े क्षेत्र में लगाते हैं। एक प्लांट लगा लिया, दो लगा लिए, तीन लगा लिया, जहाँ 5-6 लगा लेंगे, इसलिए उसको फसल नहीं बोलते। फसल के लिए जो क्षेत्र है वो बड़ा होना चाहिए और उसमें एक ही किस्म, एक ही प्रकार के पौधे होने चाहिए, तब उसको फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फसल बोलते हैं। और फसल जरूरी नहीं है जो अनाज की ही जो हम खेती करते हैं उसे ही फसल बोलते हैं, नहीं, जो फलों की भी खेती की जाती है उसको भी फसल बोलेंगे, जो सब्जियों की खेती की जाती है उसको भी फसल बोलेंगे। तो फसल वैसे तो होगी जो अन्न की हो गई, एक तो फल की भी है और सब्जी की है। इनकी जरूरत क्यों पड़ी हमें? जो हमारी जो जनसंख्या है उसको खाने के लिए चाहिए, फल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए और अन्न भी चाहिए, उसी के लिए फसल तैयार की जाती है। और एक बड़े क्षेत्र पर एक ही किस्म के जो पौधे लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो ये बात क्लियर होगी कि फसल किसे कहते हैं, फसल वाली बात ठीक है। अब फसल का वर्गीकरण, यानी फसल को कितने भागों में हम बांट सकते हैं, और ये बांटेंगे ये किसके आधार पर बांटेंगे? आपको पता है भारत में जो कृषि की जाती है वो मौसम के आधार पर, मानसून पर आधारित होती है। तो जो फसल का वर्गीकरण है वो मौसम के आधार पर कर दिया। किसके आधार पर कर दिया? मौसम के आधार पर वर्गीकरण कर दिया। पहला कर दिया खरीफ की फसल, यानी जो खरीफ की फसल है वो किसे कहेंगे? जो फसल वर्षा ऋतु में, और वर्षा ऋतु कब आती है? जून से लेकर सितंबर तक वर्षा ऋतु रहती है, तो उसमें जो फसल बोई जाती है उसको कहते हैं खरीफ की फसल। कौन सी फसल कहते हैं उसको? खरीफ की फसल। यानी जो जून से लेकर सितंबर तक बोई जाती है, यानी जून में बोएंगे तो अक्टूबर तक कटाई हो जाएगी उसकी, तो जून से लेकर जो सितंबर तक बोई जाती है वो फसल, वो खरीफ की फसल कहलाती है। और इसमें कौन कौन सी फसलें आती है? धान की, मक्का की, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि फसलें खरीफ की फसल कहलाती है। कपास एक रेशेदार फसल होगी, मूंगफली क्या है? जिससे ऑयल प्राप्त किया जाता है, सोयाबीन भी इसी में आ गया, मक्का एक अनाज हो गया और धान भी एक अनाज हो गया। यानी जो एक सीजन में जो फसल प्राप्त की जा रही है वो जरूरी नहीं है एक ही प्रकार की, इसमें रेशेदार भी हो गई, ऑयल वाला भी हो गई और अनाज भी हो गया। तो ये सब खरीफ की फसलें हो गई हमारी। अब देखते हैं जो सेकंड नंबर की जो फसल है, रबी की फसल किसे कहते हैं? तो जो रबी की फसल है वो शीत ऋतु में बोई जाती है, यानी अक्टूबर से मार्च तक जो फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। शीत ऋतु यानी जो सर्दी वाला मौसम होता है उसमें बोई जाती है, तो सर्दियां अक्टूबर से स्टार्ट होती है, तो अक्टूबर में जो फसल बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है, वो कौन सी फसल कहलाती है? रबी की फसल कहलाती है। और इसमें कौन कौन सी फसलें आती है? गेहूं की, चना, मटर, सरसों, अलसी। होती तो और भी फसलें हैं इसमें, पर ये मुख्य फसलें हैं। रबी की जो फसल रहती है उसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी होगी हमारी? गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया और अलसी हो गया। तो इसमें भी कुछ अनाज है, कुछ ऑयल वाली फसलें हैं, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, ये अनाज हो गया, मटर एक प्रकार की सब्जी होगी, सरसों और अलसी ऑयल वाली फसलें होगी, तेल वाली। तो दो प्रकार की फसलें डिस्कस कर ली हमने, खरीफ की फसल कर ली और रबी की फसल। और किसके आधार पर वर्गीकरण किया? इसका मौसम के आधार पर वर्गीकरण किया। फसल भी देख ली, फसल किसे कहते हैं, दो प्रकार की फसलों के बारे में भी हमने देख लिया। अब एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए किसान को कोई ना कोई तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना तो आपको पता है कुछ नहीं मिलता। तो क्या क्या करना पड़ता है किसान को एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए? क्या क्या क्रियाकलाप करने पड़ते हैं?
फसल के लिए किसान द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप, यानी एक सीजन में जो फसल प्राप्त करता है किसान, उसके लिए किसान को क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले किसान उसके लिए मिट्टी तैयार करेगा, यानी जिस खेत में उसको खेती करनी है, फसल बोनी है, उसके लिए सबसे पहले वो मिट्टी तैयार करेगा। मिट्टी कैसे तैयार करेगा? बारिश हुई है तो बारिश का पानी रुकने की वजह से जमीन है वो टाइट हो गई, हार्ड हो गई। पहले उसको वो ढीला करेगा, यानी पोला करेगा, अल्ट पल्ट करेगा, जो नीचे वाली मिट्टी है उसको ऊपर लाएगा, ऊपर वाली को नीचे करेगा, यानी अल्टना पलटना शुरू करेगा। सबसे पहले मिट्टी तैयार करेगा। मिट्टी तैयार करने के बाद में वो उसमें बुआई करेगा। पहले बीज का चयन करेगा कि किस प्रकार की उसको फसल बोनी है, उसके लिए उचित बीज का चयन करेगा, और फिर उसको मशीनों द्वारा या कोई परंपरागत जो औजार है उसके द्वारा खेत में बुआई करेगा, यानी बीज बोएगा। तो बीज उसने बो दिया, मिट्टी भी तैयार कर ली, बीज बो दिया। फिर क्या करेगा? जो बीज बोया है उसको जरूरत पड़ेगी किसकी? खाद की, उर्वरक की। जैसे हमें जीने के लिए पानी, खाना चाहिए, तो जो बीज हमने बोया उसको भी कुछ चाहिए अच्छी फसल के लिए, तो क्या करेगा? अब उसको खाद की, उर्वरक की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें खाद डालेगा। अगर वहां पे कोई खरपतवार उग गई है तो उसको हटाने के लिए उसमें उर्वरक का भी उपयोग करेगा। फिर उसमें सिंचाई करेगा, क्योंकि बिना पानी के बीज का अंकुरण नहीं होगा। शुष्क जमीन में तो बीज का अंकुरण नहीं हो सकता, तो उसके लिए वो सिंचाई करेगा। क्या करेगा? सिंचाई करेगा, क्योंकि जीने के लिए जैसे हमें पानी चाहिए वैसे बीजों को भी अंकुरण के लिए जल की जरूरत पड़ेगी। फिर वो उसमें सिंचाई करेगा, और सिंचाई के लिए अलग अलग विधियां होती है। फिर सिंचाई कर दी उसने, फिर जो पौधे के साथ में, यानी जो बीज उसने बोया उसके साथ में जो एक्स्ट्रा, जो नुकसानदायक, जो उस फसल को नुकसान पहुंचाएंगे, खरपतवार भी उग जाती है, तो उससे उसकी जो फसल है उसकी सुरक्षा भी करेगा। वो उसके लिए कीटनाशक का उपयोग करेगा खरपतवार को नष्ट करने के लिए। फिर इतना सब काम करने के बाद में वो फसल पक के तैयार हो जाती है। फिर वो उसकी कटाई करेगा। कटाई करने के बाद में, और कटाई के लिए वो अलग प्रकार के जो आजकल हमारे चले हुए हैं वो अलग अलग प्रकार की विधियां प्रयोग करेगा। फिर उस जो कटी हुई फसल है उसको वो अलग कर लेगा, और फिर उसको भंडारण करेगा। भंडारण यानी उसको सुरक्षित रखेगा। तो वो सब काम उसको करने पड़ेंगे एक अच्छी फसल प्राप्त करने, यानी 7 प्रकार के क्रियाकलाप करने पड़ते हैं एक अच्छी फसल को प्राप्त करने के लिए किसान को। तो ये जो हमने 7 प्रकार के जो ये पॉइंट डिस्कस किए, अब इनको हम डिटेल से देखेंगे कि मिट्टी तैयार करना किसे कहते हैं, और इसके लिए कौन कौन से औजार हम काम में लेते हैं, बुआई, खाद, इनको सब हम डिटेल से अब देखेंगे। तो सबसे पहले किसान क्या करते हैं? मिट्टी तैयार करता है, यानी खेत को इस लायक बनाता है कि उसमें जो बीज वो डाले वो अच्छे से निकल के एक अच्छी फसल तैयार कर पाए। तो मिट्टी तैयार करेगा सबसे पहले। मिट्टी क्या? मिट्टी को अल्टना पलटना, यानी जो ऊपर की जो मिट्टी है उसको नीचे ले जाना, नीचे वाली जो उपजाऊ मिट्टी है उसको ऊपर ले आना, यानी अल्ट पल्ट करेगा तभी तो ठीक रहेगा। तो मिट्टी को अल्टना पलटना तब पोला करना मिट्टी तैयार करने में शामिल है। यानी मिट्टी तैयार करना ऐसे नहीं है मिट्टी का एक ढेर बना देना, ये उस खेत को उस लायक बना देना कि इसमें जो बीज वो डाले वो एक अच्छा फसल के रूप में तैयार हो, इस प्रकार से। फिर आती है जुताई, जो मिट्टी तैयार करने में ही शामिल है। जुताई किसे कहेंगे? मिट्टी को अल्टने पलटने और पोला करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं? जुताई करना कहते हैं। और इस जुताई करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के औजार काम में लेते हैं। तो कृषि औजार हो गए वो हमारे, जो कृषि के लिए वो काम में ले रहे हैं, तो कृषि औजार हो गए। तो इसमें क्या है? मिट्टी तैयार करने के लिए किसान द्वारा कई प्रकार के औजारों का उपयोग किया जाता है। जैसे हल एक हमारा परंपरागत स्रोत है, ठीक है। तो हल द्वारा जो जमीन है हमारी, जो मिट्टी है, उसको पोला भी किया जाता है। हल द्वारा उसमें बीज भी डाला जाता है। पुराने समय में हल द्वारा ही बिजाई की जाती थी, तो हल द्वारा मिट्टी को पोला भी किया जाता है और उसमें बीज भी डाला जाता है। और बीज डालने के बाद में उसमें जो एक्स्ट्रा खरपतवार के रूप में जो नुकसानदायक, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जो उग जाते हैं एक्स्ट्रा अवांछित पौधे, उनको भी हटाया जाता है। पर उसमें जो चीज जमीन में जाएगी, जो एक ब्लेड सी लगी होती है, वो चेंज करनी पड़ती है। उसका जो
ऊपर वाला पार्ट होता है जो लकड़ी का है वो किसी पशु द्वारा खींचा जाता है, और जो नीचे जमीन में जाता है उसको चेंज करते रहते हैं। अगर हमें जमीन को पोला करना है तो ब्लेड के रूप में काम में लिया जाता है। अगर हमें उसमें बुआई करनी पड़ेगी तो एक कीप होती है जिसमें अनाज डाला जाता है, वो धीरे धीरे जमीन के अंदर ऐसे चलती जाती है सीधी स्ट्रेट लाइन में, और वो बीज जमीन के अंदर जाता जाता है, वो बुआई के रूप में काम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार उसमें जो नीचे वाला पार्ट रहेगा जो जमीन के अंदर जाएगा वो चेंज करना पड़ता है। तो हल को कई प्रकार से हम इस्तेमाल में लेते हैं। कुदाली होती है, ऊपर तो एक लकड़ी का हैंडल होता है, नीचे ऐसे एक ब्लेड के रूप में उसमें लगा होता है जिससे जमीन को पोला किया जाता है। यानी जो ऊपर वाली हार्ड जमीन है उसको ऐसे ऐसे खुदरा जाएगा और वो जमीन है वो ढीली हो जाएगी, वो जो मिट्टी है वो पोली हो जाएगी। तो कुदाली से कल्टीवेटर आजकल जो हमारा जो जैसे ट्रैक्टर द्वारा यूज किया जाता है कल्टीवेटर वगैरह, वो उसमें आ गया। तो ये कृषि के औजार है हमारे। अब किसान ने मिट्टी तैयार कर ली, फिर क्या करेगा, वो बुआई करेगा। बुआई के लिए उसको एक बीज चाहिए और बीज का चयन करेगा सबसे पहले अच्छी किस्म का, ताकि जो फसल वो बोए वो अच्छी तैयार हो। तो मिट्टी तैयार करके फिर उसमें अच्छी किस्म के बीज बोना बुआई कहलाती है। बुआई क्या कहलाती है, मिट्टी तैयार कर ली उसने, उसमें जो बीज डालना है वो अच्छी किस्म का होना चाहिए, तभी तो एक अच्छी फसल प्राप्त होगी। तो उसे बुआई कहते हैं। बुआई के लिए पहले परंपरागत औजार तैयार है काम में लिए जाते हैं। आजकल सीड ड्रिल जो ट्रैक्टर से ऐसे ऐसे 3-4 उसमें ऐसे बने होते हैं, उसके ऊपर ऐसे लगा होता है जिसमें अनाज डाला जाता है और ये अनाज धीरे धीरे नीचे आता रहता है। तो इससे जो पौधे लगेंगे, एक तो उनके बीच में गैप जो आना चाहिए वो आ जाएगा, यानी एकदम पास पास में नहीं होंगे, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यानी बीच में गैप सही रहेगा, अलग नहीं होगा। और उसमें ऐसे ही बना होता है कि यहाँ पे बीज आया फिर यहाँ आ जाएगा, ऐसे बनता है। तो वो सीड ड्रिल होगी, यानी सीड बीज हो गया, ड्रिल जिसके माध्यम से बीज बोया जाता है। ये आजकल का हमारा जो आधुनिक है उसमें शामिल है। परंपरागत में जैसे मैंने बताया हल को यूज किया जाता था, तो हल से ठीक है बुआई हो जाती थी, पर एक बीज यहाँ डल जाता था, एक यहाँ डल जाता था, पता नहीं चलता था। पर जो अभी आधुनिक है हमारी जो ये सीड ड्रिल है, इससे जो पौधे के बीच में जो दूरी होनी चाहिए वो दूरी भी निश्चित रहेगी और एक साइज में पौधे आगे चलते जाएंगे। तो ये हमें पता रहेगा कि यहाँ पे है, यहाँ पे, और फिर बीच में गैप आ गया, फिर यहाँ पे एक क्यारी बन गई, यानी जो फसल होगी वो सही होगी। ठीक है, जो पौधे को जितनी जो बीच में गैप चाहिए वो मिल जाएगा इस सीड ड्रिल से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे बुआई करने के औजार हो गए। तो मिट्टी तैयार कर ली और उसमें बुआई कर दी। अब जो फसल उसने बो दी, जो बीज उसने उसमें डाल दिया मिट्टी में, उसको अब कुछ खाने के लिए, जैसे हमें खाने के लिए भोजन चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, अब उस फसल को भी तो कुछ चाहिए। तो अब उसमें वो खाद और उर्वरक मिलाएगा, जिससे जो फसल उसने बोई है, जो बीज उसने बोया वो अच्छा बाहर निकले, यानी जो पौधा बने वो स्वस्थ हो, अच्छा हो। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। यानी खाद और उर्वरक किसे कहते हैं, जो हमारे मिट्टी है उसके पोषक, यानी उसमें जितने बैक्टीरिया जीवाणु जो होने चाहिए उस स्तर को बनाए रखे, जो फसल उसने बोई है उसको जो चाहिए वो मिलता रहे कि ठीक है, जैसे नाइट्रोजन वगैरह हो गया, वो सब उसमें होना चाहिए मिट्टी में, तभी तो वो पौधा जो बाहर निकलेगा वो सही रहेगा। तो उसके लिए अब उसको खाद और उर्वरक की जरूरत पड़ेगी। मिट्टी तैयार कर दी, बुआई कर दी और फिर उसमें खाद और उर्वरक मिलाएगा वो। और जो ये खाद और जो उर्वरक रहते हैं ये नेचुरल भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। तो जो वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट क्या होती है, जो केंचुए द्वारा जो खाद तैयार की जाती है वो वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। और ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, इसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो तभी तो बोलते हैं ना केंचुआ किसान का मित्र होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो उसके खेत को जो खाद की जरूरत होती है वो देता है, इसीलिए केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। तो केंचुए द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यह प्रक्रिया वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। अब एक जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है राइजोबियम, वो कहाँ पाया जाता है, फलीदार पौधे की जो जड़ें होती है,
ग्रंथियां होती है उसके अंदर पाया जाता है। और वो क्या करता है, वो करता है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78%, उसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। यानी वायुमंडल या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहा है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखिए। जो राइजोबियम बैक्टीरिया वो क्या करता है, तो क्या करता है, ये वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करता है। यानी उसका जमीन से, ठीक है, वो जो पौधा है फलीदार उसकी जड़ों में पाया जाता है, पर करता क्या है, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं जो उर्वरक और खाद है, इसमें आखिर अंतर क्या है, यानी उर्वरक किसे कहते हैं और खाद किसे कहते हैं, इसका मुख्य जो डिफरेंस है वो क्या है, वो सब हम देखेंगे। तो उर्वरक क्या होता है, उर्वरक क्या है, एक मानव निर्मित लवण है। यानी जो मानव द्वारा बनाया गया, नेचुरल नहीं है, उसको मानव ने बनाया है जमीन की उपजाऊता को बनाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए, वो उर्वरक है। खाद है एक प्राकृतिक पदार्थ, यानी जो हमें नेचुरल रूप से प्राप्त होती है वो खाद कहलाती है। और ये जैसे गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त पौधे, यानी जो गोबर वगैरह उसको हम खेतों में डाल देते हैं, क्यों डालते हैं, क्योंकि वो नेचुरल है। और खाद है वो जमीन के लिए अच्छी है और पौधे के लिए भी अच्छी है, तभी तो वो नेचुरल है, इसको हमने तो कुछ नहीं किया इसमें। तो ये नेचुरल है, जो खाद होती है वो नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है। उर्वरक को मानव बनाता है जमीन की उपजाऊता को बढ़ाने के लिए, अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, यानी मानव ने बनाया तो फैक्ट्री में ही बनेगी, तो फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जाती है, यानी जो गायों का, भैंस का जो गोबर वगैरह रहता है हम खेतों में डाल देते हैं और वो वहीं पे जमीन में अवशोषित हो जाए और पौधे के लिए अच्छा काम करता है, तो खेत में ही बन गया। तो ये खाद है जो खेतों में बनाई जाती है, उर्वरक है फैक्ट्री में बनाया जाता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता और खाद से प्राप्त होता है। यानी जो खाद है उससे जो मिट्टी की उपजाऊता है वो अच्छी होती है, उर्वरक से भी होती है, पर कुछ टाइम, एक समय के लिए ठीक है वो अच्छी रहेगी, वो खाद जो उर्वरक हमने डाला वो उस फसल के लिए ठीक है, पर वो दूसरी फसल हम उसमें बोएंगे उसके लिए क्या पता वो अच्छा ना हो। पर खाद ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, वो सबके लिए ही अच्छी रहेगी। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। यानी जो हमारा उर्वरक होता है जो मानव निर्मित और फैक्ट्रियों में बनाया जाता है उसमें क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोर होता है और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। पर खाद में जो उर्वरक है उसकी तुलना में थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है और इसमें मानव ने बनाया तो उसने अपने हिसाब से इसमें नाइट्रोजन भी डाल दी, फास्फोर भी डाल दी और पोटेशियम भी डाल दी, तभी तो ये मानव ने बनाई है। तो ज़्यादा एक टाइम के लिए ठीक है, ये उपजाऊता को बढ़ा देगी उस जमीन की, पर कुछ टाइम के बाद में उस जमीन की उपजाऊता को ये कम भी करता है उर्वरक। तो ये जैसे हमारी खाद है ये नेचुरल है, किसी प्रकार का उस जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर उर्वरक पहुंचाते हैं। तो ये एक इसका नुकसान भी है और इसके डिफरेंस हमने देख लिए कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। अब देखते हैं खाद के लाभ की, जो खाद हमने डाली है वो फसल के लिए कितनी उपयोगी होती है, किस प्रकार से। तो खाद के लाभ क्या होते हैं, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। यानी जो मिट्टी है जल को धारण करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है, यानी जो सिंचाई करेंगे तो वो उसमें जो खाद हमने डाली है उससे जो जल हम उसमें डालेंगे उसके जल को धारण करने की, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी और जो फसल, जो बीज हमने बोया है उसको अंकुरण में मदद करेगी। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, यानी मिट्टी टाइट नहीं रहती, इससे मिट्टी क्या हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, ढीली ढीली हो जाती है और उसमें जो रंध्र होंगे वो खुल जाएंगे। इससे गैसों का जो विनिमय है वो अच्छे से हो पाएगा। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, जैसे केंचुआ वगैरह आ जाएगा तो केंचुआ वर्मी कंपोस्ट, जो किसान का मित्र है, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाएगा, तो इससे जो जमीन की उपजाऊता बढ़ जाएगी। तो इससे क्या हो गया, मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो गई। अब क्या कर दिया किसान ने, मिट्टी तैयार कर ली, उसमें बुआई भी कर दी, खाद और उर्वरक भी डाल दिया। अब वो उसमें सिंचाई करेगा, क्योंकि शुष्क जमीन में
बीज का अंकुरण नहीं हो सकता। अब उसको गीला करना पड़ेगा, गीले करने के लिए सिंचाई करनी पड़ेगी। तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। यानी खेत में जो हम जल डालेंगे उसको क्या कहेंगे, सिंचाई करना कहेंगे। क्योंकि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो पौधे को भी जरूरत पड़ेगी उस चीज की। पौधा भी सजीव है, तो पौधे को भी उस चीज की जरूरत पड़ेगी। शुष्क स्थिति में बीज का अंकुरण नहीं हो सकता, इसलिए उसको जल की आवश्यकता होती है। अब ये सिंचाई किस प्रकार से करेंगे, सिंचाई के कुछ पारंपरिक तरीके भी हमारे यानी जो पुराने समय में करते थे, जैसे मोट, घिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट, इसे क्या कहते हैं, उत्तोलक तंत्र भी कहते हैं। तो कई बार इन्हीं जो हमारी दिए हुए हैं पारंपरिक तरीके, इनसे भी जो हमारे कंपटीशन एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आते हैं कि जो ढेकली दे दिया, ये पूछ लिया कि सिंचाई का कौन सा तरीका है, क्या पारंपरिक तरीका या आधुनिक विधि है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ढेकली, रहट, मोट, चैन पंप, ये सब जो हमारे पारंपरिक तरीके यानी परंपरागत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं सिंचाई करने के तरीके, जैसे हैंडपंप हो गया, जो कुएं हैं, नलकूप, उनसे जो सिंचाई की जा रही थी नहरों से, वो सब इसमें शामिल हो गए, सिंचाई के पारंपरिक तरीकों में शामिल हो गए। अब जो आधुनिक विधियां आई है सिंचाई की, और ये किन के लिए ज़्यादा उपयोगी है कि जहाँ जल की कम मात्रा उपलब्ध है वहाँ पे होते हैं एक छिड़काव तंत्र। छिड़काव में क्या होगा कि यहाँ से जल लिया और इससे ऐसे ऐसे बना दिया, और ऊपर से इसमें क्या किया जाता है, जगह जगह ऐसे बना देते हैं और वो ऐसे ऐसे जल डालता रहे, यानी ऊपर से छिड़काव करता रहता है जमीन में जल की, जब उस बीज को जल की जरूरत हो तो वो छिड़काव हो गया। ठीक है, और ये कहाँ पे ज़्यादा उपयोगी है, जहाँ पे जल की कम मात्रा यानी जो शुष्क एरिया है वहाँ पे ये वाली विधियाँ उपयोगी रहती है। एक है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में क्या रहता है, इसमें तो रहता है जमीन के ऊपर से पानी का छिड़काव किया जाएगा फसल के लिए, और जो ये ड्रिप तंत्र है इसमें क्या किया जाता है, इसमें पौधों की जड़ों के जल दिया जाएगा, यानी सीधा जमीन में डाला जाएगा जल को। तो ये ड्रिप तंत्र कौन सा आ गया, जमीन में जड़ों में जाएगा सीधा, ये ऊपर से डालेगा, जो छिड़काव तंत्र है वो ऊपर से डालेगा जमीन में, ये और ये सीधा ही जमीन में जाएगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस। और ये कहाँ पे ज़्यादा काम में लिए जाते हैं, जहाँ वर्षा कम होती है, पानी कम उपलब्ध होता है, यानी जहाँ शुष्क एरिया वहाँ पे ये दोनों विधियाँ काम में ली जाती है। और ये आधुनिक विधियाँ हैं सिंचाई की। तो सिंचाई के पारंपरिक तरीके और आधुनिक विधियाँ हमने देख ली, तो आप इनको ध्यान रखिए कि कौन सा तरीका किस प्रकार का है। अब सिंचाई कर दी तो पौधे के साथ में कुछ अवांछित जो हमारे पौधे हैं वो भी उग जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। अब किसान को उस खरपतवार से भी पौधे की रक्षा करनी पड़ेगी, वरना तो जो खाद बीज हम जो डाल रहे हैं, खाद दे रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, तो वो अवांछित पौधे ही ले लेंगे, फसल को तो कुछ मिलेगा नहीं, तो फसल तो हमारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, उस खरपतवार से भी फसल की सुरक्षा करनी पड़ेगी किसान को। तो फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं, खरपतवार। और इस जो खरपतवार को हटाएंगे उसको हम निराई कहते हैं, यानी जो खरपतवार है या तो उसको क्या करेंगे, हम हल के द्वारा हटा देंगे, जो पौधे एक्स्ट्रा उगे हैं उसको हटा देंगे, या उसमें क्या करेंगे, कोई रसायन डालेंगे जिससे जो हमारे अवांछित पौधे उग गए हैं वो नष्ट हो जाएंगे, और जो फसल हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाएगी। उसे खरपतवार नाशी कहें, यानी जो खरपतवार को नष्ट करेगा वो खरपतवार नाशी हो जाएगा। ये रसायन है, यानी इसका जैसे स्प्रे वगैरह किया जाता है खेतों में, तो उसको खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है, फसल अच्छी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निराई कैसे कहते हैं, जो खरपतवार हटाते हैं हम उसको निराई कहते हैं। जुताई किसे कहते हैं, जमीन को पोला करना, उसको जुताई कहते हैं। तो ये सब हमने देख लिया, सिंचाई कर दी, अब खरपतवार को भी हटा दिया, तो यानी फसल पक के अब हमारी तैयार होगी। अब किसान क्या करेगा, उसकी कटाई करेगा। क्या करेगा, अब किसान कटाई करेगा, यानी फसल पक के तैयार हो गया। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। और कटाई थ्रेसिंग क्या होगी, यानी जो कटी हुई फसल है उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाता है, बीज दानों को भूसे से अलग करना क्या हो जाएगा, थ्रेसिंग हो जाएगा। तो यानी जो हमने अनाज बोया था, जो बीज हमने डाला था, जिसकी हम फसल प्राप्त करना चाहते थे, उसमें कुछ भूसा भी शामिल हो गया, तो उस भूसे को अलग करना अनाज से, वो थ्रेसिंग कहलाएगा। ठीक है, अब फसल पक के तैयार हो गई और उसका कटाई भी होगी। अब उसको हम सुरक्षित रखना पड़ेगा कीटों से, ठीक है,
तो उसको सुरक्षित रखना क्या कहलाएगा? भंडारण कहलाएगा। फसल को सुरक्षित रखना भंडारण कहलाता है। और बड़े पैमाने पर जो भंडारण किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? साइलों में और भंडार गृहों में किया जाता है। तो आज की जो इस वीडियो है उसमें हमने जो साइंस की 8th क्लास की साइंस है उसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।